जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें जो टॉपिक देखना है उसमें है मॉडलिंग विद डेटा विद कर्व ऑफ बेस्ट फिट। सो बेसिकली इसमें हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हमने वहाँ से फंक्शन फाइंड करना होता है। मॉडलिंग का मतलब ये है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन फाइंड करना है। नॉर्मली जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि हमने लीनियर फंक्शन लेना है या क्वाड्रेटिक फंक्शन लेना है। सो डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास गिवन होते हैं हम उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं यूजिंग जीटीसी। वहाँ पे प्लॉट करने के बाद हमें उनके जो पॉइंट्स के मिलते हैं उनसे हमें एक पैटर्न मिल जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें हमारे पास एक लीनियर पैटर्न आ रहा है। क्या इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक अ, जो है वो पैराबोला बनेगी, पैराबोला शेप बनेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो लीनियर फंक्शन फाइंड करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करेंगे। इससे हमें आइडिया होता है कि हमने कौन सा कर्व जो है वो कर्व ऑफ बेस्ट फिट। समटाइम अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो फिर हम कहते हैं क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी है तो हम कहते हैं कर्व ऑफ बेस्ट फिट। तो सबसे पहले हम इससे आगे अब ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स गिवन है और हमने इनको दो दो किस्म के डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने खुद डिसाइड करना है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने ड्रॉ करनी होगी या कर्व ऑफ बेस्ट फिट हमने करनी होगी। यहाँ पे फंक्शन हमने कौन सा फाइंड करना है। सबसे पहले जो पहले वाला डेटा सेट है डेटा वन उसको देखते हैं। कैलकुलेटर में कैसे करना है हमने कैलकुलेटर में हमने जाना है लिस्ट में। ये लिस्ट है। सॉरी, इसमें नहीं, हम स्टैट्स में जाके ये लिस्ट आ रही है। इसमें लिस्ट वन में हमने जो एक्स इन वैल्यूज हैं वो इनपुट करनी है 2 4 5 6 8। 2 4 5 6 8 9 10। उसके बाद वाई वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आ रही है, 50 45। तो दूसरी लिस्ट में हमने वाई वैल्यूज इनपुट करनी है 50 45। उसके बाद आता है 32 28, 22 19 और 15। अब इसके बाद हम जाते हैं प्लॉट में। ये सेकंड और फिर स्टैट प्लॉट है। ये इसमें उसने पूछा है कि कौन सा आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तो इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अब ये देखें ब्लू हमारे पास आ रहा है तो हमने इनको क्या कर देना है, प्लॉट यहाँ पे एक सेकेंड। क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। ओके, तो बेसिकली इसकी डोमेन हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम्म,
मुझे याद नहीं आ रहा इसमें मैंने कि जो वैल्यूज हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो डाली थी। ओके ओके ओके। सबसे पहले हमने इसमें ये पॉइंट्स इसमें जाके स्टैट प्लॉट में डाले, लिस्ट हमने क्रिएट की और इसको ऑन पे कर देना है। उसके बाद अब हमने जाना है ग्राफ पे, और ग्राफ में हमने जूम पे क्लिक करना है। जूम में आ जाना 9 पे, 9 स्टैट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं ये ऑलमोस्ट जो प्लॉट बना है ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसको मैं अगर इसकी ये लाइन ख़त्म कर दूं, सिर्फ प्लॉट्स करता हूँ, तो सिर्फ पॉइंट्स उसमें डॉटेड शो हो रहे हो। तो अब अगर हम ग्राफ पे जाते हैं तो ये देखें हमारे पास जो उनका पॉइंट्स का प्लॉट आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन की शेप शो कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा सेट वन है, डेटा सेट वन हमारे पास क्या होगा, इट वुड बी लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन के लिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो लास्ट लेसन में डिस्कस की थी, फर्स्ट लेसन में एक्चुअली, वो ये थी, लीनियर फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब हमने उसी टेबल में फिर से जाना है, स्टैट्स पे क्लिक करना है। अब क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि हमने लीनियर फंक्शन फाइंड करना है, तो स्टैट्स पे क्लिक करने के बाद हमने कैलकुलेट पे जाना है। कैलकुलेट में आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, वन वेरिएबल स्टैट्स, टू वेरिएबल स्टैट, मीडियन, मीडियन। फोर्थ नंबर पे आ रहा है लीनियर रेग्रेशन, ए एक्स प्लस बी, और हमने यही कैलकुलेट करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसने पूछी है कि लिस्ट कौन सी है। एक्स लिस्ट जो है वो लिस्ट वन है, वाई लिस्ट लिस्ट टू है, और इससे आगे आपने कुछ भी इनपुट नहीं करना और कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसमें a की वैल्यू -4.47, इसको राउंड ऑफ करके हम -4.48 कर सकते हैं या -4.5 कर सकते हैं। इसी तरह से b की वैल्यू 58.3 हम कर सकते हैं। सो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन यहाँ से आएगा, लीनियर फंक्शन यहाँ से क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास आई है -4.5 और b की वैल्यू 58.3। सो जो हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है वो क्या बनेगा, -4.5x प्लस 58.3। उसके बाद अब सेकंड जो डेटा सेट है उसको देखते हैं। सेकंड में हमारे पास चेंजिंग क्या आ रही है, 2 3 5, और उसमें वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 है। बाकी एक्स वैल्यू सेम है, दूसरा डेटा सेट जो है उसमें। तो हम वापस जाते हैं और लिस्ट पे, स्टैट्स में जाके एडिट पे, और जो फर्स्ट वाली लिस्ट है इसमें सिर्फ 3 न्यू आ रहा है, 4 की जगह 3 आ गया। और जो सेकंड वाली लिस्ट है उसमें 50 45 32 28 34, 22 की जगह 34 है, 34, उसके बाद 36 है, और उसके बाद 40 है। अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ पे चले जाएंगे। ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो अब देखें आपके पास जो शेप आ रही है ये पैराबोला शेप आ रही है, क्योंकि ग्राफ एक बार नीचे आ रहा है, पॉइंट्स एक बार नीचे आ रहे हैं, फिर एक टर्न पॉइंट ले रहे हैं, टर्निंग से फिर हम ऊपर जा रहे हैं, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो शेप है ये आपके पास ऑब्वियसली पैराबोला की है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की है। तो यहीं से हमें क्लियर होता है कि हमने इस डेटा पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो कौन सी होती है, डेटा सेट टू के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए, हम क्वाड्रेटिक रिग्रेशन करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अब हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, सिंपल, आपने उसी तरह से स्टैट्स में चले जाना है।
स्टैट्स में जाने के बाद कैलकुलेट पे करना है। कैलकुलेट में देखें फिफ्थ नंबर पे क्वाड्रेटिक क्वाड रिग्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक रिग्रेशन हमने करनी है। तो क्वाड्रेटिक रिग्रेशन पे क्लिक करें, पूछेगा लिस्ट वन कौन सी है, वो एक्स है। लिस्ट टू जो है वो वाई वैल्यूज हैं, इनको क्लिक करें, कैलकुलेट पे जाएं, तो आपको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाती हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 0.98 है, सो ए इज इक्वल टू 0.98। उसके बाद बी की वैल्यू -13, इसको -13 कर सकते हैं, या -13.01, और सी की वैल्यू 73.1। सो या 73.07 भी कर सकते हैं इसको। सो अब इसका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 0.98 एक्स स्क्वेयर माइनस 13.01 एक्स प्लस 73.07। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर भी गिवन है उसमें उसमें भी यही हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं। लीनियर फंक्शन हमारे पास -4.48 उसने अगले नंबर पे लेके गया, और इसी तरह से 58.28 अगले नंबर पे उसने किया। लीनियर फंक्शन ये आ गया। उसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इसी तरह का है जो हमने फाइंड किया है, 0.98 एक्स स्क्वेयर -13.01 एक्स प्लस 73.07। ये होता है रिग्रेशन या मॉडलिंग ऑफ द डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स जो गिवन होते हैं उनको मॉडल करना होता है किसी अल्जेब्राइक फॉर्म से, किसी फंक्शन से। तो अगर प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ की शेप है वो लीनियर आ रही है तो हम लीनियर फंक्शन फाइंड करेंगे, और अगर प्लॉट करने के बाद जो शेप आ रही है वो क्वाड्रेटिक आ रही है तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करेंगे। सो आगे देखते हैं, जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गिवन है इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है उसी तरह से, और हमने वही सबसे पहले उसने कह दिया कि स्कैटर प्लॉट का मतलब ये है कि पॉइंट्स को वहाँ पे प्लॉट करना है। On Tuesday, May 10, 2005, 17-year-old Adi Alfan Hussein won the boys' shot put gold medal for the fourth consecutive year. His winning throw was this meters. A shot putter throws a ball at an inclination of 45 degrees to the horizontal. The following data represent approximate heights for a ball thrown by a shot putter as it travels a distance of x meters horizontally. So basically जो है वो एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लेना है, और वाई एक्सिस पे हमने उसकी हाइट लेनी है कि हाइट उसने कितनी कवर की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी हाइट कितनी है। एंगल उसका 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे उसने थ्रू करना है। Create a scatter plot and determine the line or curve of best fit, then find answer the following question। सबसे पहले हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, देखना है कि पैटर्न क्या है ग्राफ का, और वहां से फिर हमने लाइन या कर्व ऑफ बेस्ट फिट फाइंड करनी है। 7 20 33। सो स्टैट्स पे जाएंगे, एडिट लिस्ट, सबसे पहले एक्स वैल्यूज 7 20 23 देन सॉरी सॉरी 33, देन 47 60 एंड 67। इसको हमने डिलीट करना है। Wait, okay। Y value is 8 15 24, 8 15 24
26, 24, 21। ओके, अब इनको ग्राफ कर लें। 9 पे क्लिक करें तो ये देखिए आपका जो ग्राफ आ रहा है वो किस शेप में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, वो एक क्वाड्रेटिक पैराबोला की शेप में आ रहा है। ग्राफ एक बार ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। पॉइंट्स प्लॉट जो है उससे हमें ये समझ लग रही है कि ग्राफ एक बार ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर से जाके टर्न ले रहा है वापस नीचे की तरफ। सो उसने पूछा था कि सबसे पहले बताएंगे, डिटरमिन करें कि कौन सा फंक्शन हो सकता है। तो हमारे पास इसका जो फंक्शन होगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। सो फंक्शन वुड बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो इसमें फंक्शन फाइंड करना है, स्टैट्स में जाएंगे, कैलकुलेट में जाएंगे और क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और कैलकुलेट पे चले जाएंगे। यहाँ से ए की वैल्यू -0.1। सो ए इज इक्वल टू -0.11, 0.01 सॉरी। बी की वैल्यू 1.06, 1.06 और सी की वैल्यू 0.24। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, y इज इक्वल टू -0.01 एक्स स्क्वेयर प्लस 1.06 एक्स प्लस 0.24। What would be the height if ball travels 30 meters? So basically हमने क्या करना है, x की वैल्यू 30 इसमें इनपुट करनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने y फाइंड करना है कि उसकी हाइट कितनी होगी। सो हम इसमें ग्राफ को भी यूज कर सकते हैं। अगर उसको ना यूज करना चाहें, हम अभी तक क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, फंक्शन ड्रॉ नहीं किया, तो हम इसमें सिंपल कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू इसमें 30 इनपुट करें फंक्शन में और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y फाइंड कर लें। और x is equal to 30, y equals to -0.01, 30 square, 1.06, 30 plus 0.24। तो इसकी हाइट आ जाती है 23.04। एट व्हाट हाइट वाज द बॉल थ्रोन फ्रॉम। व्हाट हाइट का मतलब ये होगा कि इनिशियल जब उसका डिस्टेंस कवर्ड 0 है तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। सो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है। सो बॉल वाज थ्रोन व्हेन x is equal to 0। सो y is equal to 0.24 meters. It was thrown from a height of 0.24 meters. How far has the ball traveled horizontally when it hits the ground?
हिट्स द ग्राउंड का मतलब ये है कि जब उसकी हाइट जीरो हो गई है, क्योंकि बॉल ने हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में ऐसे ट्रेवल किया है, तो बॉल ने जाके हिट को किया है ग्राउंड को, तब उसकी हाइट क्या होगी? तब उसकी हाइट जीरो होगी। एक हाइट उसकी यहाँ पे जीरो है इनिशियली, सॉरी यहाँ पे जीरो ऐसा नहीं है क्योंकि उसने कहा था इनिशियली 0.24 पे उसने स्टार्ट किया है। उसके बाद उसने कहा है कि आखिर में जाके वो जीरो जब होती है, जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है, तो उसने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें y को जीरो पुट करेंगे, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। पुट y इक्वल्स टू जीरो, सो माइनस 0.01 एक्स स्क्वेयर प्लस 1.06 एक्स प्लस 0.24 इक्वल्स टू जीरो। इसको कैलकुलेटर में इनपुट करें, सो माइनस 0.01 1.06.24। एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। फर्स्ट वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 106.23। सेकेंड वैल्यू माइनस 0.225। 0.23। अब ट्रू वैल्यू ये होगी, रीजन क्योंकि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आप ये ग्राफ देख सकते हैं जो आपकी नोट्स में भी गिवन था इस क्वेश्चन का, कि ये इसका ग्राफ आएगा, वही रफली हमने वहाँ पे भी ड्रॉ किया है, इसी तरह का इसका ग्राफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक रिग्रेशन कैसे होगा, हम देखते हैं उसको कैसे ड्रॉ करना होगा, उसका फंक्शन कैसे फाइंड करना होगा। सो ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, इनको हमने प्लॉट करना है सबसे पहले उसी तरह से, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसमें कौन सी शेप बन रही है। ऑटोमेटिकली हमें समझ लग रही होगी कि लीनियर या क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर इसलिए हम इसको उस पर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक्स वैल्यूज हमारे पास सबसे पहले 0 10 15 22। सो स्टैट्स में जाएं, एडिट पे जाएं, 0 10 15 22 30 35 44 30 35 44 50 60 72 50 60 72, then 79 84 79 84 88 99। इसके बाद y वैल्यूज, में 0.35 0.48 0.48 0.60 0.75 0.64 0.60 4.60 0.72 0.88 0.901 1.22 1.22 1.54 1.7 2.1। ओके, ग्राफ नहीं समझ आ रही तो हम जूम पे जाएंगे और नंबर 9 पे क्लिक करेंगे, जूम स्टैट। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर गया है, फिर उसने नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो हमें पता है कि कौन सी शेप बनती है, ये क्यूबिक फंक्शन की शेप बनती है, क्यूबिक फंक्शन है इसका। सो सबसे पहले इसका आंसर, डाटा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या नीदर। सो यस, नीदर इट इज क्यूबिक फंक्शन।
क्यूबिक डेटा। सो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस C x प्लस डी। अब हमें ABCD की वैल्यूज यहाँ से देखनी है। हम अगेन जाएंगे स्टैट्स में कैलकुलेट पे जाएंगे और 6 नंबर पे क्यूबिक रिग्रेशन है। क्यूबिक पे क्लिक करें, लिस्ट वन हमारी एक्स लिस्ट है, लिस्ट टू वाई लिस्ट है, और कैलकुलेट पे जाएंगे। तो कैलकुलेट के बाद हमारे पास ये आंसर्स आ गए। अब ये टाइम्स e⁻⁻⁶, ये बेसिकली वो फॉर्म है जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। सो बेसिकली ये है 4.305 10⁻⁻⁶। मैं इसको पहले उसी फॉर्म में लिखता हूँ। 4.305306 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶। तो इसको डेसिमल फॉर्म में देख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी नंबर्स आ जाएंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख लें, 306 टाइम्स 10⁻⁻⁶ एक्स क्यूब। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -4.45 10⁻⁻⁴ -4.45 10⁻⁻⁴। सो यहाँ पे आएगा -4.45 टाइम्स 10⁻⁻⁴ एंड x²। c की वैल्यू 0.02 प्लस 0.02 x, देन d की वैल्यू 0.36। Use your graphing calculator to find the cubic regression equation user model to predict the price of a dozen eggs in 1955। 1955। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास जो डेटा था ये 1913 से स्टार्ट हो रहा था, और हमने अब फाइंड करना है कि 1955 में उसका 1913 हमारा फर्स्ट जीरो ईयर है। 1913 जो है वो जीरो ईयर है। तो हमने देखना है कि 1955 में कौन सा नंबर ऑफ ईयर बनेगा। सो 1914 हमारा फर्स्ट ईयर होगा। सो हम क्या करते हैं, 1955 में से 1913 माइनस करते हैं, तो हमें जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो मिलेंगे 2 एंड 4। तो x की वैल्यू हमने 42 लेनी है और इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है। x इज इक्वल टू 48 टू y इज इक्वल टू आ जाएगा x की वैल्यू 42, मैं इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर में इनपुट कर रहा हूँ। 4.30 10⁻⁻⁶ टाइम्स 42 क्यूब माइनस 4.45 टाइम्स 10⁻⁻⁴ टाइम्स 52 स्क्वायर प्लस 0.02 इंटू 42 प्लस 0.36। इसमें आंसर आ जाता है 0.733। 0.73। उसके बाद इन वट ईयर वुड दे हैव कॉस्ट $1.30। सो अब बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें y वैल्यू गिवन है और हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें इसका जो ग्राफ है वो फंक्शन जो है वो वहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, उसमें उसमें जाके ग्राफिंग में। सो
इसको अगर हम नहीं, इसको इसमें हमारे पास जो जीरोस बनती हैं 5 जीरोस आएंगे और पेंटा जीरो, उसके बाद है 4 3 4 3 क्यूब माइनस पॉइंट 0 0 4 4 5 एक्स स्क्वायर देन 0.02 x और लास्ट में आएगा 0.36। इसको ग्राफ करते हैं, ये आता है। अब हमने इसमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू y की लेनी है। y की वैल्यू उसने क्या मेंशन की है, y इज इक्वल टू 1.30। तो हम एक और फंक्शन यहाँ पे लेंगे और वो y2 ले लेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे 1.30 1.30। अब हम इन दोनों को एक ही जगह पे प्लॉट करते हैं तो ये देखें ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम इनको ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के बाद हम इसमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, ये हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। सो राउंड ऑफ करने के बाद इसका जो आंसर हमारे पास x वैल्यू बन रही है वो 80 बन रही है। सो x इज इक्वल टू 80 फॉर y इज इक्वल टू 1.30, x इज इक्वल टू 80। अब x इज इक्वल टू 80 का मतलब क्या है कि 1913 के बाद 80 ईयर्स, 1930 के बाद 1913 के बाद 80 ईयर्स का मतलब ये है कि 19 इसमें 80 ऐड करते हैं 1993। सो इट इज 1993। यही हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और फंक्शन भी हमारे पास यही आ रहा था। अब कंपेयर कर सकते हैं इसको। ये ग्राफ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें जो अभी हमने चीज़ एक डिस्कस भी की है कि जो बेसिकली ग्राफ से आपने x अगर वैल्यू या y वैल्यू गिवन है तो x वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, और अगर x वैल्यू गिवन है तो y वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। सो एक तो मेथड ये है, x वैल्यू अगर गिवन है y वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप फंक्शन के अंदर उसको इनपुट कर लें, या आप क्या करें जो रिग्रेशन इक्वेशन है जो मॉड फंक्शन है वो फाइंड करें और कैलकुलेटर को आपने y1 की जगह फंक्शन इनपुट कर देना जैसे मैंने अभी पुट किया, और कैलकुलेटर टूल्स यूज करते हुए आप x की वैल्यू इनपुट करें और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। जब y वैल्यू गिवन हो तो फिर x वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। पहले सबसे पहले आपने रिग्रेशन इक्वेशन मेन फंक्शन की फाइंड करनी है जैसे हमने की है, उसमें आपने y की वैल्यू y1 को एज अ फंक्शन वो इनपुट करना है जो हमने फाइंड किया। y2 की जगह वो y वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे अभी हमें 1.30 गिवन थी तो हमने वो यूज की है। फिर उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने के बाद आपने देखना है कि वहां से x की वैल्यू क्या आ रही है जैसे अभी हमने देखा था। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास number of births to women of a particular demographic in the United States is listed below। हमने जो 1970 है वो 0th ईयर है और उसके अकॉर्डिंगली आके हमारे ईयर्स चलते जा रहे हैं। तो एक्स वैल्यूज सबसे पहले, एक्स वैल्यूज हमारे पास जो आ रही हैं, एक सेकंड मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ ताकि मैं इसको उधर यूज कर सकूँ।
स्टैट्स में जाना है, लिस्ट में जाना है, एडिट करनी है। सो हमारे पास जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो है 0, 10, 16, 20, 21, 22, 23, sorry, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, then 31, 32, 33। उसके बाद सेकेंड पार्ट y वैल्यूज 11.5 11.752, 10.169, 10.176, 11.657, then 12.014, 12.220, 12.554, 12.901, 12.242, 11.146, 10.121, 9.462, 9.054, 8, 8.519, 7.781, 7.315, 6.661। ग्राफ पे जाते हैं। प्रीवियस फंक्शंस को हमें डिलीट करना होगा और यहाँ पे हमें प्लॉट 1 को सिलेक्ट करना होगा। सो जूम पे क्लिक करेंगे 9, तो ये हमारे पास आ जाता है प्लॉट। जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनका ये स्कैटर प्लॉट आ जाता है। सो अब हमें यहाँ से ये समझ आ गई कि हमने यहाँ से क्यूबिक फंक्शन हमारे पास आएगा। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। विच रिग्रेशन मॉडल वुड यू यूज? सो वी विल यूज क्यूबिक रिग्रेशन मॉडल। यूज योर ग्राफिंग कैलकुलेटर टू कम अप विद अ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। सो हमारे पास जिसकी कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax³ bx² प्लस cx प्लस d द नंबर। अच्छा, पहले हमें ये ABCD फाइंड करने हैं। स्टैट्स पे अगेन जाएंगे, कैलकुलेट पे जाएंगे, हमने क्यूबिक फाइंड करना है तो नंबर 6 पे। सो लिस्ट 1, लिस्ट 2, कैलकुलेट। सो a की वैल्यू -0014, -0014 x³। उसके बाद b की वैल्यू 0.06 प्लस 0.06 x²। c की वैल्यू -0.64, 0.64x और d की वैल्यू 11.73 प्लस 11.73। उसने कहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ बर्थ्स इन 1975। 1975 कौन सा ईयर बनता है? अगर हम 1970 को 0th ईयर लेते हैं तो 1971, 1972, 74, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 बनती है। तो हमने x इज इक्वल टू 5 इनपुट करना है और हमारे पास जो y वैल्यू आती है, हम 1975 के लिए फाइंड कर रहे हैं पॉपुलेशन उसकी, सॉरी बर्थ्स। सो -0.014 इंटू 5³ प्लस 0.06 इंटू
25 minus 0.64 into 5 plus 11.73। तो इसका आंसर आता है 19.855, सॉरी 9.855, 9.855 थाउजेंड। उसके बाद सेकंड पार्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ बर्थ्स इन 2010। सो देखते हैं कि इसमें x की वैल्यू क्या बनती है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं 2010 और 1970 को, बिकॉज 1970 से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और 2010, इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आती है। तो हमने x की वैल्यू 40 पुट करनी है। देखते हैं y का आंसर क्या आता है। सो ये -7.47 आ रहा है। सो ये क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है, ये जो नंबर ऑफ बेबीज है, वो माइनस आ गया। तो इम्पॉसिबल है, जो पॉपुलेशन है कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो उसने सेकंड आगे पार्ट में पूछा भी है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस प्रोडिक्शन। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो डेटा पॉइंट्स थे, वो डेटा पॉइंट्स 2003 तक गिवन थे। हमारा जो डेटा पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ये वैल्यू है, ये उस इंटरपोलेशन जो जिसमें हम उसको रिग्रेशन कर रहे हैं, उससे बाउंड्री से बाहर जा रही है, हमारी डोमेन से बाहर जा रही है 2010। 2010 के लिए हमारे पास प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम 2003 पे डेटा हमारा खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई, सिंस आवर डोमेन मीन एक्स वैल्यूज, या इस तरह कर सकते हैं, सिंस 2010 is not in our domain, so we got a negative answer। ये जो अभी हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं, मॉडलिंग ऑफ फंक्शन, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेट कर रहे हैं हम, फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। जब कोई वैल्यू हमारे डेटा पॉइंट से बाहर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। पोलिनोमियल फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती हैं इन द इंटरवल, वो हमारे पास जो है इंटरपोलेशन होती है, इन द इंटरवल जो हमने फाइंड करनी होती है। और जो इंटरवल से बाहर चली जाती है, उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इन व्हाट ईयर विल 3000 बर्थ्स अकर। अब ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म, ये थाउजेंड्स में गिवन है, 11.75 थाउजेंड। अब ये 3000 की बात हो रही है, तो बेसिकली हमने y वैल्यू इसमें क्या इनपुट करनी है, y वैल्यू इसमें हमने 3.0 पुट करनी है। सो 3.0 लेके हमने चेक करना है कि पॉपुलेशन जो है, या बर्थ जो है बच्चों की, वो 3.0 कब होगी। सो हमें इसके लिए ग्राफ पे जाना पड़ेगा, और पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो y हमने फाइंड किया क्यूबिक फंक्शन, और फिर उसके बाद हम साथ y की वैल्यू 3.0 लेके उसको देखते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या आती है। मैं इसमें स्टार्ट में क्वाड्रेटिक वाला लिख देता हूँ, क्योंकि जो क्यूबिक वाले कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसलिए पहले क्वाड्रेटिक जो पावर 2 वाली टर्म है वो लिख देता हूँ। 0.06 x स्क्वायर
और माइनस, अब क्यूबिक वाली टर्म थी 0.0014 एक्स क्यूब। उसके बाद पावर वन वाली ट्रम थी माइनस 0.64, 0.64 एक्स। और उसके बाद है 11.73 प्लस 11.73। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमने y इज इक्वल टू 3, मतलब सिर्फ 3 पुट करना है, 3। अब इन दोनों को प्लॉट करना है। सो हमने देखना है कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इज इक्वल टू 3, वेट, दूसरा ड्रॉ नहीं हुआ। ओहो, क्या प्रॉब्लम आ गई है। 0.06, मुझे गेन करना पड़ेगा। 0.06 एक्स स्क्वायर माइनस 0.0014 एक्स क्यूब। उसके बाद 0.64 एक्स माइनस 0.64 एक्स, और लास्ट है प्लस 11.73, और y2 फंक्शन 3। प्लॉट ग्राफ, सो ट्रेस करना है हमने इसको, ये y3 पे जाना हमने। ओप्स, मुझे ट्रेस पे ही जाना पड़ेगा। ट्रेस के थ्रू इसको देखना है कि इसका इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है जब y की वैल्यू 3 होगी।
तो ये 35 बनती है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 34.9 आ रही है तो इसको हम लिखेंगे 35। सो एक्स की वैल्यू 35। आफ्टर 35 ईयर्स हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी, जो पॉपुलेशन होगी वो 3000 होगी। तो उसको द कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू इज 35। अब 35 का मतलब क्या है? हमारे पास जो 33 ईयर्स हैं वो 2003 तक बनते हैं, तो 35 ईयर कौन सा होगा? 2005। इन 2005। एंड ये हमारा जो फंक्शन वहां से आया था वो है, आप देख सकते हैं हमारे यही आंसर्स आए हैं। फंक्शन भी 0.064, उसने 3 डेसिमल प्लेस पे चला गया। 11.73 तक मैंने करके उसने आगे भी किया। जो हमारे लास्ट पार्ट का आंसर आया था ये देखें, y इज इक्वल टू 3 लेके हमने जब फाइंड किया है तो x की वैल्यू 35 आ रही है 1 डेसिमल प्लेस पे। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन।